This is fourth lecture of week 5 of Introduction to Logic course. पिछले लेक्चर में पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने अपोजिशन के नेचर को समझा था। जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं उनको समझने के बाद हम लोग ये समझ रहे थे कि जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं उनके बीच आपस में किस किस प्रकार के अपोजिशंस होते हैं, और उन अपोजिशंस को समझने के बाद से हमने ये देखा था कि वो अपोजिशंस रखने वाले स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यूज़ आपस में कैसे रिलेट करती है। इस चीज़ को देखने के बाद से हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे। हम ये तय करेंगे कि अगर एक स्टेटमेंट हमने स्ट्रक्चरली तो ऐसा देख लिया था कि ए की ट्रुथ वैल्यू ऐसी हो तो आई की कैसे निकलेगी, ओ की कैसे निकलेगी, लेकिन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स लेके रियल एग्जांपल्स में नहीं समझे थे, तो उससे रिलेटेड हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और ट्रुथ वैल्यूज़ अपोजिट स्टेटमेंट्स की कैसे डिराइव होती हैं वो समझेंगे, वो करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ऐसा है, हम लोग 1 बाय 1 4 सेट्स लेंगे। 4 सेट्स में 4 स्टेटमेंट के सेट होंगे। चारों एक सेट में ए ई आई और ओ चारों टाइप के स्टेटमेंट होंगे। उनमें पहला स्टेटमेंट जो होगा उसकी ट्रुथ वैल्यू गिवन होगी और बाकी 3 की ट्रुथ वैल्यूज़ को निकालना होगा। If we assume that the first proposition in each of the following sets is true, what can we affirm about the truth or falsehood of the remaining propositions in each set? इसमें हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, ऑल सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स आर इंटेलिजेंट पीपल, इसको अज्यूम करना है कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है, जो कि ये ए टाइप का स्टेटमेंट है, ये आपने देख लिया, और बाकी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं उनमें भी आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट एग्जैक्ट वही है जो पहले स्टेटमेंट में है। तो ये आपको देखना, आप देख करके समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट जब सेम है तो हम इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि ये चारों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं या पहले के बाकी 3 अपोजिट हैं। तो अगर एक स्टेटमेंट है जिसके अपोजिट्स की ट्रुथ वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम जैसे पिछले लेक्चर में पूरी तरह फॉर्मली उसको रिलेट किया, उसी तरह से रिलेट करके यहाँ भी इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ को डिटरमिन करेंगे। ऑल सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स आर इंटेलिजेंट पीपल, अज्यूम दैट दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, then what would be the truth value of no successful executives are intelligent people? ये स्टेटमेंट ई टाइप का स्टेटमेंट है। पहला जो स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमने ट्रू अज्यूम की है या गिवन है कि वो ट्रू है, तो इस तरह से ए और ई की ट्रूथ वैल्यू, इन ए और ई में जो अपोजिशन होता है उसको रिकॉल करेंगे, उसके लिए रूल क्या है वो रिकॉल करेंगे। ए और ई चूँकि बोला जाता है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं, इसलिए अगर एक ट्रू है तो दूसरा निश्चित रूप से फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निर्धारित किया कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। अगले स्टेटमेंट पे विचार करते हैं। अगर पहला स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट के बीच का आपसी अपोजिशन देखें तो वो अपोजिशन है कि पहले का सब अल्टर्न है तीसरा वाला स्टेटमेंट, पहला ए टाइप स्टेटमेंट है और तीसरा आई टाइप स्टेटमेंट है। और चूँकि सुपर अल्टर्न ट्रू दिया हुआ है तो निश्चित रूप से जो हमने रूल जाना है कि सुपर अल्टर्न के ट्रू होने पे सब अल्टर्न ट्रू होता है, उससे ये निकल कर आता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। अब चौथे स्टेटमेंट पे विचार करते हैं। इसमें जो चौथा स्टेटमेंट है वो ओ टाइप का स्टेटमेंट है। पहला हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है जिसकी ट्रूथ वैल्यू वो ट्रू है, जो कि ए टाइप का स्टेटमेंट है। ए पहले और चौथे के बीच जो अपोजिशन है यहाँ पर, वो ए और ओ के बीच जो अपोजिशन होता है यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरीज़ का, वो अपोजिशन इन पहले और चौथे के बीच होने की वजह से पहले की अगर ट्रुथ वैल्यू ट्रू दी हुई है तो निश्चित रूप से जो कॉन्ट्राडिक्टरीज़ के लिए रूल है कि ट्रुथ वैल्यू एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगी, उससे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। यही प्रक्रिया हम अपनाएंगे आगे के भी कुछ सेट्स में, लेकिन इस बार ए टाइप के स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू दी हुई थी, अगली बार ई टाइप के या उसके अगली बार आई टाइप के, फिर अगली बार ओ टाइप के, इस तरह से वेरिएशन होते जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पहला स्टेटमेंट ई टाइप का स्टेटमेंट है जिसके बारे में बताया गया है कि ये ट्रू है।
और बाकी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ डिराइव करनी है। इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये अपोजिट्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि चारों ही स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है वो एनिमल्स विथ हॉर्न्स है और प्रेडिकेट कार्निवोर्स है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों अपोजिशन रखते हैं या पहले के साथ बाकी 3 अपोजिशन रखते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरह से अब जो काम बचता है ट्रुथ वैल्यू डिटर्मिनेशन का बच जाता है, यानी कि हम इन तीनों की ट्रुथ वैल्यू डिटर्मिनेशन करने के लिए जबकि पहले की दी हुई हो तो हम जो हमारा जो अपोजिशन का आइडिया है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और जो सीखा है हमने कि एक की ट्रुथ वैल्यू के साथ बाकी की ट्रुथ वैल्यू कैसे रिलेट करती है उस आइडिया को यहाँ पे काम में ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ई की अगर ट्रुथ वैल्यू ट्रू दी हुई है तो इसका जिसके साथ जो रिलेशन है उसके आधार पर निर्धारित करेंगे। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सम एनिमल्स विथ हॉर्न्स आर कार्निवोर्स, ये आई टाइप का स्टेटमेंट है और ई का आई के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। तो इसलिए जो हमारा ई की ट्रुथ वैल्यू है उससे अपोजिट इस आई टाइप स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। फिर विचार करें तीसरे स्टेटमेंट पे। तीसरा स्टेटमेंट है सम एनिमल्स आर हॉर्न्स विथ नॉट कार्निवोर्स। ये स्टेटमेंट ओ टाइप का स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ई टाइप का है जो कि ट्रू है। तो दोनों के बीच जो अगर हम अपोजिशन पे विचार करें तो दोनों में सब अल्टरनेशन का रिलेशन है, सब अल्टरनेशन अपोजिशन है और ये जो अपोजिशन होल्ड रखने वाले 2 पेयर्स होते हैं उनमें सुपर अल्टर्न के ट्रू होने पे सब अल्टर्न फॉल्स होता है। तो हम अगेन कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर सुपर अल्टर्न ट्रू है तो ये जो सब अल्टर्न तीसरा स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। चौथे स्टेटमेंट पे विचार करें अगर, तो ये चौथा स्टेटमेंट कह रहा है ऑल एनिमल्स विथ हॉर्न्स आर कार्निवोर्स। ये चौथे स्टेटमेंट का जो पहले स्टेटमेंट के साथ हम अपोजिशन देखने का प्रयास करें कि क्या कौन सा अपोजिशन इनके बीच है, तो ये दिखता है कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरीज़ हैं और कॉन्ट्रेरीज़ के बारे में हम जानते हैं कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं। चूँकि पहले का दिया हुआ है कि ट्रू है तो हमारा चौथा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। दूसरा सेट लेते हैं। इस सेट में आई टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये ट्रू है। बाकी जो 3 हमारे उसके अपोजिट्स हैं ये तय करने के लिए हम मिला लेंगे कि सब्जेक्ट्स सेम हैं, प्रेडिकेट सेम हैं। ये सुनिश्चित करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो पहले को छोड़ के बाकी 3 स्टेटमेंट हैं वो पहले के अपोजिट्स हैं। इस तरह से अब हम जो आइडिया है अपोजिशन का और उनके अपोजिट्स के बीच ट्रुथ वैल्यू डिटर्मिनेशन का उसको काम में अगेन यहाँ ला सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो दूसरा स्टेटमेंट ओ टाइप का स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जिसकी ट्रुथ वैल्यू गिवन है वो आई टाइप की स्टेटमेंट है। तो आई और ओ के बीच सब कॉन्ट्रेरिटी का रिलेशन होता है। इस रिलेशन के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, क्या डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये कहा गया कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, 2 सब कॉन्ट्रेरीज एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, लेकिन ट्रूथ एक के ट्रू होने पे दूसरी की ट्रूथ वैल्यू का डिटर्मिनेशन करने का कोई रूल नहीं होने की वजह से हम इसकी ट्रूथ वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे। ऑल यूरेनियम आइसोटोप्स आर हाईली अनस्टेबल सब्सटेंसेस। ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और पहला जो गिवन जिसकी ट्रूथ वैल्यू गिवन है वो एक आई टाइप स्टेटमेंट है। पहले और तीसरे के साथ अपोजिशन पे विचार करें तो दोनों के बीच सब अल्टरनेशन है। जिसकी वैल्यू गिवन है पहला स्टेटमेंट वो सब अल्टर्न है और जिसकी वैल्यू पता करनी है तीसरे स्टेटमेंट की वो सुपर अल्टर्न है। लेकिन जो सब अल्टर्न है उसकी वैल्यू चूँकि ट्रू दी हुई है और सब अल्टर्न की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होने पर सुपर अल्टर्न की ट्रूथ वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पर हम तीसरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट अगर देखें तो ये ई टाइप का स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आई टाइप का है जिसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू दी हुई है। इस चौथे स्टेटमेंट के साथ उसका जो अपोजिशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी का है, इसलिए इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी पहला स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू गिवन है उसके एग्जैक्ट अपोजिट होगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब हम अगला सेट लेते हैं, चौथा सेट लेते हैं। इसमें ओ टाइप का स्टेटमेंट पहले दिया गया है, वो उसकी वैल्यू ट्रू दी गई है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट्स बच रहे हैं वो पहले के अपोजिशंस हैं, ये आसानी से सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखकर तय हो जाता है। अब हम विचार करेंगे कि इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या आएंगी। ओ टाइप का स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू दी हुई है
तो उससे करस्पॉन्डिंग जो ए टाइप का अपोजिट है, तो अपोजिशन पे अगर विचार करें तो ओ टाइप का ए टाइप के साथ जो अपोजिशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरीज का है। तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू पहले के एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी कि फॉल्स हो जाएगी। तीसरे स्टेटमेंट पे विचार करें तो ये ई टाइप का स्टेटमेंट है और ई टाइप का स्टेटमेंट ओ टाइप का स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का सुपर अल्टर्न है और जो सब अल्टर्न है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू दी हुई है, जिससे कि सुपर अल्टर्न की ट्रूथ वैल्यू निर्धारित करना संभव नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है हमारे पास उसके लिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ इसकी तीसरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू अनडिटरमिन्ड रहेगी। अब हम आते हैं चौथे स्टेटमेंट पे, जिसमें सम कॉलेज प्रोफेसर्स आर इंटरटेनिंग लेक्चरर्स। ये एक आई टाइप स्टेटमेंट है। जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है वो गिवन स्टेटमेंट एक ओ टाइप स्टेटमेंट है जिसकी वैल्यू ट्रू दी हुई है। तो उसके आधार पर हम अगर चौथे के साथ उसका अपोजिशन देखें तो ये दोनों के बीच एक सब कॉन्ट्रेरिटी का अपोजिशन है, जिसके बारे में रूल ये है कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें अगर ये दिया होता पहले के बारे में कि ये फॉल्स है तो दूसरा निश्चित रूप से ट्रू हो जाता, लेकिन अभी दिया हुआ है कि ये ट्रू है, तो वो उस बेसिस पे हम कुछ भी इस गिवन इन्फॉर्मेशन को और रूल्स को, जो हमारे पास रूल्स हैं उनकी लाइट में दोनों को एक साथ रख कर अगर देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी ट्रूथ वैल्यू हम डिटरमिन कर पाएंगे, इसलिए इसकी भी ट्रूथ वैल्यू अनडिटरमिन्ड रहेगी। अब जैसे हमने 4 सेट लिए और चारों में सबसे पहले पहला जो स्टेटमेंट था उनकी ट्रूथ वैल्यू को ट्रू मान के डेरिवेशंस किए थे बाकी 3 स्टेटमेंट्स की उसी सेट के। अब हम यही प्रक्रिया रिवर्स करेंगे, उल्टी करेंगे, और जो हमारे पास सेट्स होंगे उनमें पहले स्टेटमेंट को फॉल्स मानेंगे और बाकी के जो स्टेटमेंट्स रहेंगे उस सेट में उनकी ट्रूथ वैल्यू को डेराइव करेंगे। अगर हम एक सेट लें जिसमें कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और वो स्टेटमेंट ए टाइप का है और उसी के करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट रखने वाले स्टेटमेंट्स हैं, उनकी ट्रूथ वैल्यू पे विचार करें तो अगर ए टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि फॉल्स है, जो कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, दूसरे स्टेटमेंट जो कि ई टाइप का स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ उसके साथ पहले का जो अपोजिशन है वो कॉन्ट्रेरिटी का है, और कॉन्ट्रेरिटी के बारे में रूल ये है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो इस रूल से और इनके बीच जो अपोजिशन है उसके बेसिस पे कोई ट्रूथ वैल्यू दूसरे स्टेटमेंट की निर्धारित नहीं हो सकती है। तीसरे स्टेटमेंट पे विचार करें तो तीसरा स्टेटमेंट पहले के साथ क्या अपोजिशन रखता है, तो तीसरा पहले का सब अल्टरनेशन है। सब अल्टरनेशन में हम देखते हैं कि सुपर अल्टर्न की फॉल्सिटी से सब अल्टर्न की फॉल्सिटी का कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता है, या ट्रुथ का भी कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता है, कोई ट्रुथ वैल्यू डिटर्मिनेशन ही नहीं होता है सुपर अल्टर्न की फॉल्सिटी से। सब अल्टर्न के कोई ट्रुथ वैल्यू डिटर्मिनेशन नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो हम कहेंगे कि ये अनडिटर्मिन्ड रहेगा। अगेन जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है वो ओ टाइप का स्टेटमेंट है। ओ और ए के साथ, ओ का ए के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है, अपोजिशन होता है, और कॉन्ट्राडिक्टरीज़ के बारे में कहा जाता है कि दोनों एक कभी भी सेम वैल्यू नहीं रख सकते। एक की अगर फॉल्स वैल्यू दी हुई है तो उसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी चौथा स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अब हम दूसरा सेट लेते हैं जिसमें पहले स्टेटमेंट का दिया हुआ है कि फॉल्स है और वो स्टेटमेंट ई टाइप का स्टेटमेंट है। अगेन उसी सेट के जो बाकी 3 स्टेटमेंट्स हैं उनकी ट्रूथ वैल्यू जब डिटरमिन करेंगे तो ई का जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है आई टाइप का स्टेटमेंट, आई और ई का चूँकि कॉन्ट्राडिक्टरीज होते हैं एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पर इसकी ट्रूथ वैल्यू एग्जैक्ट पहले वाले की अपोजिट हो जाएगी। तीसरे और पहले में विचार करें कि क्या अपोजिशन है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों सब अल्टरनेटिव्स हैं। जो गिवन स्टेटमेंट है जिसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स दी हुई है वो सुपर अल्टर्न है जिसकी पता करनी है। थर्ड स्टेटमेंट उसकी वो सब अल्टर्न है, और सुपर अल्टर्न की फॉल्सिटी से सब अल्टर्न की ट्रूथ वैल्यू का चूँकि कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये अनडिटरमिन्ड रहेगा। आगे हम विचार करें चौथे स्टेटमेंट पे, तो चौथे स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि ऑल एनिमल्स विथ हॉर्न्स आर कार्निवोर्स, ये ए टाइप स्टेटमेंट है। जो गिवन स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू गिवन है वो स्टेटमेंट ई टाइप का है। ए और ई के बीच कॉन्ट्रेरिटी होती है, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि क्या डिटरमिन हम कर सकते थे, हमारा निश्चित है, एक रूल बना हुआ है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं,
लेकिन जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि दो कॉन्ट्रेरीज में से एक का दिया हुआ है कि वो फॉल्स है, तो क्या दूसरे के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो अगेन ये हो जाता है कि चूँकि एक की कॉन्ट्रेरीज में से एक की ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स हो तो दूसरे के बारे में ट्रूथ वैल्यू डिटरमिन करने का कोई रूल नहीं है, कोई निर्धारित तरीका नहीं है। वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ऐसा हमने एग्जाम्पल्स में देखा था। तो इसलिए कहेंगे कि इसकी ट्रूथ वैल्यू भी अनडिटरमिन्ड रहेगी। लेट्स टेक अनदर सेट इन विच द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई टाइप स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये जो बाकी तीन स्टेटमेंट्स हैं वो पहले के अपोजिट्स ही हैं, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम अगर हमने निश्चित कर लिया तो अब अगला काम रह जाएगा। ये पॉसिबल है कि हम इनकी ट्रूथ वैल्यू डिटरमिन कर सकें या नहीं डिटरमिन कर सकते हैं, ये भी बता सकें। सम आइसोटोप्स आर हाईली अनस्टेबल सब्सटेंसेस। इसका मीनिंग क्या होता है, ये ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, ये सब हमको डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी गिवन जो ट्रूथ वैल्यू है वो अज्यूम करनी है कि ये फॉल्स है। फॉल्स अगर इसको हमने अज्यूम किया तो हम देखेंगे कि ये किस टाइप का स्टेटमेंट है। ये आई टाइप का स्टेटमेंट है। आई टाइप का स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसी सब्जेक्ट प्रेडिकेट को रखने वाले जो उसके अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि आई, ओ, ए और ई टाइप के, उनकी ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे निर्धारित करनी है। हमको ये बिल्कुल नहीं समझना है यूरेनियम आइसोटोप्स क्या होते हैं, अनस्टेबल सब्सटेंसेस, हाईली अनस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये सब समझने की यहाँ पर हमको इनकी ट्रूथ वैल्यूज डिटरमिन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट के बीच अपोजिशन क्या है। पहला स्टेटमेंट आई टाइप स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट ओ टाइप स्टेटमेंट है। पहले और दूसरे के बीच जो अपोजिशन है वो सब कॉन्ट्रेरिटी का है। सब कॉन्ट्रेरिटी के बारे में रूल है कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। चूँकि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं, एक के बारे में दिया गया है कि ये फॉल्स है तो दूसरा निश्चित रूप से ट्रू हो जाएगा। अब हम तीसरे स्टेटमेंट पे विचार करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ए टाइप का स्टेटमेंट है। इस ए टाइप के स्टेटमेंट के साथ जो पहला स्टेटमेंट जिसके बारे में हमको ट्रूथ वैल्यू दी हुई है उसके साथ अगर इसका अपोजिशन देखें तो ये ए और आई के बीच जो अपोजिशन बनता है वो सब अल्टरनेशन का अपोजिशन बनता है। और इस अपोजिशन को रखने वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में रूल ये है कि सुपर अल्टर्न के ट्रू होने पे सब अल्टर्न ट्रू होता है, सब अल्टर्न के फॉल्स होने पे सुपर अल्टर्न फॉल्स होता है, लेकिन नॉट वाइस वर्सा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब अल्टर्न की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स दी हुई है और रूल से हम बता सकते हैं कि इसका जो सुपर अल्टर्न होगा वो निश्चित रूप से फॉल्स होगा। तो तीसरे स्टेटमेंट के हम कह सकते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट निश्चित रूप से फॉल्स होगा। अब चौथे स्टेटमेंट पे विचार करेंगे। नो यूरेनियम आइसोटोप्स आर हाईली अनस्टेबल सब्सटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये ई टाइप स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स दी हुई है उसके साथ इसका अपोजिशन तय करेंगे। अपोजिशन इनका आपसी अपोजिशन कॉन्ट्राडिक्टरीज का है। तो चूंकि आई टाइप स्टेटमेंट दिया हुआ है फॉल्स है तो ई टाइप जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है चौथा स्टेटमेंट वो निश्चित रूप से ट्रू होगा। हम इसी तरह का एक लास्ट सेट लेते हैं जिसमें ओ टाइप के स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स दी हुई है और उसके करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं यानी कि सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट रखने वाले लेकिन क्वालिटीज़ क्वांटिटी और बोथ में डिफर करने वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ डिटर्मिनेशन के बारे में क्या कहा जा सकता है वो देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसमें हम देख रहे हैं ऑल कॉलेज प्रोफेसर्स आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स। ये स्टेटमेंट ए टाइप का स्टेटमेंट है जो कि दिए हुए ओ टाइप के स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स दी हुई है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू अपने कॉन्ट्राडिक्टरी के अपोजिट हो जाएगी यानी कि ट्रू हो जाएगी। तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है नो कॉलेज प्रोफेसर्स आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स, इसकी ट्रूथ वैल्यू पे विचार करें तो ये ई टाइप का स्टेटमेंट है और ये सुपर अल्टर्न है दिए हुए जो पहला स्टेटमेंट है उसका। और अगर सब अल्टर्न फॉल्स होता है तो सुपर अल्टर्न निश्चित रूप से चूँकि फॉल्स होता है इसलिए इसकी भी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अगेन हम विचार करते हैं चौथे स्टेटमेंट पे सम कॉलेज प्रोफेसर्स आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स। ये आई टाइप स्टेटमेंट है। आई टाइप की जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है जिसकी ट्रूथ वैल्यू पहले दी हुई है वो ओ टाइप का है। आई और ओ के साथ जो रिलेशन है आपसी वो सब कॉन्ट्रेरिटी का है और दो सब कॉन्ट्रेरीज के बारे में कहा जाता है कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। एक के बारे में बोला गया है कि फॉल्स है, दूसरा निश्चित रूप से ट्रू हो जाएगा। इस तरह से हमने कई सारे एग्जाम्पल्स लिए और उनमें जो ट्रुथ वैल्यू रिलेशंस की बात हमने समझी थी उसी रिलेशन को अप्लाई करके
वो सारे रूल्स जो समझे थे, कॉन्ट्ररीज, सब कॉन्ट्ररीज, कॉन्ट्राडिक्टरीज और सब अल्टरनेशंस के बारे में जो रूल्स हमने समझे थे, उनको अप्लाई करके देखा और समझा कि किस तरह से ट्रुथ वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। अब हम चलते हैं कुछ एक आसान करने के लिए, ये जो डिस्कशन हुआ अभी चारों टाइप्स के अपोजिशंस का और उनकी ट्रुथ वैल्यू रिलेशंस का, उनको जब हम एक स्क्वायर पे अगर रख देते हैं तो उनको याद करना, उनको दिमाग में बिठाना, उनके स्मरण करना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके लिए ट्रेडिशनली एक स्क्वायर बनाया जाता है, एक ऐसा स्क्वायर जिसमें जो 4 साइड्स हैं वो 4 साइड्स और डायगोनल इसके जो हैं वो सब अपोजिशंस को बताते हैं। उन जो स्क्वायर है, स्क्वायर के जो अपर साइड है, अपर साइड के दोनों एंड पे, पहले एंड पे ए रखते हैं, दूसरे एंड पे ई रखते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, एक स्क्वायर है, इसमें जो लेफ़्ट का साइड है उस स्क्वायर का, उसमें जो अपर एंड है ई है, लोअर एंड पे आई है। उसी प्रकार से जो लोअर साइड है या नीचे का साइड है उस पे आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट में आई है और राइट में ओ है। इस तरह से जो स्क्वायर बन रहा है उसमें 4 साइड्स हैं। जो सबसे ऊपर का साइड है उसको आप देख रहे हैं कि ए और ई के बीच ये साइड बन रहा है, और ए और ई के बीच आप जानते हैं कि कॉन्ट्रेरिटी होती है, इसलिए यहाँ पर जो उनके अपोजिशन को जो नाम दिया गया कॉन्ट्रेरीज करके यहाँ पे नोट किया गया है। तो ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जो अपर साइड है उस पे आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रेरीज आते हैं। जो लेफ़्ट साइड का उसकी आर्म है उस पे आप देखेंगे कि सब अल्टरनेशन, जो पहला सब अल्टरनेशन है अफर्मेटिव्स के बीच, वो आ रहा है ए और आई। फिर जो राइट साइड का साइड है उस स्क्वायर का, उसमें आपको दिख रहा है कि जो नेगेटिव्स के बीच सब अल्टरनेशन है, यानी कि ई और आई का, वो उधर देखने को मिल रहे हैं। जो नीचे का उसका आर्म है या साइड है स्क्वायर का, उसमें आप देख रहे हैं कि आई और ओ आ रहे हैं, जिनके बीच सब कॉन्ट्रेरिटी नामक अपोजिशन होता है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरीज कहाँ हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरीज को दिखाने के लिए हमें डायगोनल्स बनाने पड़ते हैं। जो पहले एक कॉन्ट्राडिक्टरी का जो पेयर है ए और ओ का, वो एक डायगोनल से स्क्वायर के दिखता है और दूसरे डायगोनल से हमको दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरीज का पेयर दिखता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर इस स्क्वायर को हम बनाते हैं और उनके अरेंजमेंट को एक बार दिमाग में बिठा लेते हैं तो फिर रिकॉल करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो इसके साथ हम चाहें तो इनकी जो ट्रुथ वैल्यू रिलेशंस हैं उसको भी लिख सकते हैं। कॉन्ट्रेरीज के साथ लिख सकते हैं बोथ कांट बी ट्रू, सब कॉन्ट्रेरीज के साथ लिख सकते हैं बोथ कांट बी फॉल्स, और याद हो जाएगा कि स्क्वायर के जो ऊपर वाले हैं, इस ऊपर वाले साइड पे जो 2 पेयर्स हैं वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, नीचे वाले जो है वो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। लेफ़्ट और राइट वाले साइड के बारे में हम याद कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि ट्रुथ कम्स डाउन, फॉल्सिटी गोज अप। जब हम ऐसा बोलते हैं तो दोनों साइड के लिए ये रूल बना रहे हैं। ट्रुथ कम्स डाउन का मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ एरो है वो ये दिखा रहा है कि सुपर अल्टर्न के ट्रू होने पर सब अल्टर्न ट्रू हो जाता है। उसी तरह दोनों साइड पे ये बात सही होगी। अब हम फॉल्सिटी की अगर बात करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ फॉल्सिटी जाती है, यानी कि फॉल्सिटी गोज अप। फॉल्सिटी गोज अप का मतलब हुआ कि सब अल्टर्न के फॉल्स होने पर सुपर अल्टर्न फॉल्स हो जाता है। ये आइडिया दोनों साइड्स पे, जो दोनों साइड्स पे लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पे सब अल्टरनेशंस के पेयर्स हैं उन दोनों के लिए लागू होता है। इसी प्रकार इतना जो आइडिया है उसको अब हम कॉन्ट्राडिक्टरीज़ के बारे में बात करें तो कॉन्ट्राडिक्टरीज़ का जो ट्रूथ वैल्यू रिलेशन है वो याद करना सबसे आसान होता है। उनके लिए 2 कॉन्ट्राडिक्टरीज़ की ट्रूथ वैल्यू कभी सेम नहीं होती है। तो बोथ कांट बी ट्रू, बोथ कांट बी फॉल्स, ये दोनों लाइन जो हमारा कॉन्ट्रेरीज और सब कॉन्ट्रेरीज के लिए सिंगल है, दोनों को इकट्ठा कर दें बोथ कांट बी ट्रू, बोथ कांट बी फॉल्स, तो कॉन्ट्राडिक्टरीज के लिए जो ट्रूथ वैल्यू रिलेशन की कंडीशन है, रूल है, वो निकल आती है। एक तो ये तरीका है याद करने का, या सिंपल वे में कह लें कि 2 कॉन्ट्राडिक्टरीज की ट्रूथ वैल्यू कभी सेम नहीं होती है। इस तरह से सीधे हम कह सकते हैं। तो हमने ये देखा इस ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की मदद से पूरे जो अपोजिशन का आइडिया है और उनके बीच के ट्रूथ वैल्यू रिलेशंस हैं उनको
मेमोराइज़ करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ट्रेडिशनली ये स्क्वायर अपोजिशंस का काफ़ी फेमस रहा है और बहुत लोगों ने इसकी मदद से अपने दिमाग में पूरा कॉन्सेप्शन बहुत ही ईजिली बिठाया है। तो आप लोग भी इसको अपने अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। आगे हम कुछ एक बात और करना चाहेंगे इसमें, जो बचे हुए समय है इस लेक्चर में, इसमें एक ख़ास बात ये होती है, बात ये है कि बहुत सारे सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो कुछ इस तरह के सवाल करते हैं। व्हाट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, व्हाट कैन बी वैलिडली डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पर दोनों सवालों में अंतर आया कि एक में सीधे पूछा गया व्हाट कैन बी डिराइव्ड, दूसरे में कहा गया व्हाट कैन बी वैलिडली डिराइव्ड, या इस तरह से व्हाट कैन बी लेजिटिमेटली डिराइव्ड, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी सेड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेरिवेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ये सारे जितने सवाल हैं, ये सवाल डिफरेंट वर्ड्स में भले किए जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों को जब भी हम समझेंगे तो उन सारे सवालों को का मतलब हम यही समझेंगे। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको अगर ट्रू अज्यूम करें, द ट्रूथ ऑफ विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स इज़ गारंटीड बाय द ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट प्रीमिस। तो जो स्टेटमेंट एक दिया हुआ है उसकी ट्रूथ को, उसकी ट्रूथ वैल्यू को अगर ट्रू, तो जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं उनमें किसकी ट्रूथ वैल्यू की गारंटी, उनकी गारंटीड वे में उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाती है, ये सवाल पूछा जाता है। तो अक्सर इस सवाल को समझने में चूँकि दिक्कत आती है कि क्या मतलब है ये पूछने का कि किससे कौन सा स्टेटमेंट डिराइव होता है। जब भी पूछा जा रहा है, लूजली पूछा जा रहा है कि किससे कौन सा स्टेटमेंट डिराइव होगा, तो यही पूछा जाता है कौन सा वैलिडली डिराइव होगा, और उसी स्टेटमेंट को वैलिडली डिराइव होने वाला स्टेटमेंट कहते हैं जिसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। इस बात की गारंटी हो जाती है इस शर्त पर कि जिससे वो निकाला गया है वो ट्रू है। तो जब भी वो प्रीमिस के ट्रू होने पर अगर कंक्लूजन के ट्रू होने की गारंटी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो कंक्लूजन उस प्रीमिस से वैलिडली डिराइव किया जा सकता है, किया गया है, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसलिए ये आइडिया यहाँ पर समझना बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस क्वेश्चन को इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी डिराइव फ्रॉम ऑल डॉग्स आर कैट्स। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है ऑल डॉग्स आर कैट्स। इसके बारे में इससे 4 रिलेटेड ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा ये चारों ऑप्शन में से इस दिए हुए स्टेटमेंट से डिराइव किया जा सकता है। सिंपल सा सवाल है। सवाल का मतलब ये हुआ कि जो पहला स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट है, उसके ट्रू होने पे जो बाकी स्टेटमेंट हैं उनमें से किसके ट्रू होने की गारंटी हो जाती है। सवाल को हम हमेशा इस तरह से समझेंगे जब भी डेरिवेशन के सवाल आएंगे। तो ये इस प्रश्न पे विचार करते हुए अगर आप देखेंगे तो इसमें जो हमारा स्टेटमेंट है, इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसी आइडिया पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिसको अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है, लेकिन उस क्वेश्चन का अब ढंग बदल गया है। ढंग क्या है? पहले पूछा गया था कि एक की ट्रूथ वैल्यू दी हुई थी, बाकी की ट्रूथ वैल्यूज़ डिराइव करनी थी जो कि अपोजिट्स थे। अब ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रू हो तो इन बाकी में से कौन उससे डिराइव किया जा सकता है, या ये पहला स्टेटमेंट गिवन हो तो उस बाकी जो बचे हुए स्टेटमेंट हैं उनमें से कौन इस गिवन स्टेटमेंट से डिराइव किया जा सकता है। तो इन सारे सवालों का मतलब ये है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसके ट्रू होने पे किस दिए हुए स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, इस बात की गारंटी हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम विचार करें तो इस सेट में से जो पहला स्टेटमेंट है और पूछा जाए कि पहले स्टेटमेंट से बाकी 3 में से कौन डिराइव किया जा सकता है, तो हम पहला काम करेंगे कि पहले को अज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है। अब पहले को अगर अज्यूम किया कि ये ट्रू है तो हम देखेंगे कि इसके ट्रू होने पर बाकी 3 में से कौन निश्चित रूप से ट्रू हो जाता है। तो हमने जब कुछ देर पहले इस सवाल को सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि इनमें से जो तीसरा स्टेटमेंट है वही निश्चित रूप से ट्रू हो पाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट पहले से डिराइव किया जा सकता है, या वैलिडली डिराइव किया जा सकता है, या लेजिटिमेटली डिराइव किया जा सकता है। इसी तरह से अगर दूसरा सेट लें, दूसरे सेट में अगर सेम सवाल पूछा जाए तो
हम वही काम करेंगे पहले जो अगर पूछा गया है क्वेश्चन में कि इस पहले स्टेटमेंट से बाकी 3 में से कौन डिराइव किया जा सकता है, तो हम उस दिए हुए स्टेटमेंट को अज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है और फिर देखेंगे कि उसके ट्रू होने पे बचे हुए में से किसके ट्रू होने की गारंटी हो जाती है। तो हमने सॉल्व किया था तो ये पाया था कि जो तीसरा स्टेटमेंट है अगेन उसके ट्रू होने के, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे इस सेट में से उसके ट्रू होने की, पहले के ट्रू होने पे तीसरे के ट्रू होने की गारंटी चूँकि हो जाती है, इसलिए हम कहेंगे कि पहले स्टेटमेंट में से तीसरा स्टेटमेंट डिराइव किया जा सकता है। अगला सेट देखते हैं, इसमें भी सेम वही अजम्पशन लेंगे। अगर पूछा गया है कि पहले से कौन सा डिराइव किया जा सकता है, इसका ये ट्रू मानने पर हमने देखा था कि कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं था जो ट्रू होता था निश्चित रूप से। तो हम ये कहेंगे कि इन तीनों में से पहले के बेसिस पे इन तीनों में से कोई भी डिराइव नहीं किया जा सकता है। नन ऑफ द अबव कैन बी डिराइव लेजिटिमेटली फ्रॉम द फर्स्ट। तो इस लेक्चर में हमने कुछ प्रैक्टिस किया इस बात को लेकर कि ट्रूथ वैल्यू रिलेशंस से रिलेटेड कि एक अपोजिट्स के पेयर में से एक स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू दी हुई हो, तो उसके बेसिस पे अगर एक टाइप के स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू दी हुई हो तो उसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को रखने वाले बाकी जो हमारे टाइप के स्टेटमेंट कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं उनकी ट्रूथ वैल्यू कैसे निर्धारित करेंगे, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस किया। और फिर हमने देखा ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को, और फिर हमने एक और चीज़ समझी कि वैलिडली डेराइव करने का, किसी स्टेटमेंट को वैलिडली डेराइव करने का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि किसी स्टेटमेंट में से कोई स्टेटमेंट वैलिडली डेराइव होता है ऐसा तभी कहते हैं जब उस पहले स्टेटमेंट के ट्रू होने पे ये गारंटी हो जाए कि जो गिवन स्टेटमेंट के ट्रू होने पे ये इस बात की गारंटी हो जाए कि जिस स्टेटमेंट में चेक करना है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। तो इस प्रकार से हमने वैलिड डेरिवेशन का मतलब समझा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी इस लेक्चर में किए। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।